Good morning, student beta. My name is Gaurav Sharma, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration साथ इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा बात करें लास्ट क्लास की, तो बेटा हमारा स्ट्रिक्ट लाइन चल रहा था। चलिए बेटा कल लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो ये वाला एक तो क्वेश्चन ने होमवर्क दिया था और एक ये वाला क्वेश्चन दिया था। चलिए दोनों को बात कर लेते हैं। बेटा सिंपल सी बात देखिए, आपसे बोल रहा है x1, x2, x3 आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन ए गिवन फिगर। ठीक है, तो बेटा सेंट्रोइड हमने क्या पढ़ा था? बेटा सेंट्रोइड होता है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो बेटा y यहाँ पे क्या है? 1/x1, 1/x2, 1/x3। तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है समेशन x/3। क्या लिखा हुआ है? समेशन x/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा अगर इधर बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, अब आप सोचिएगा, जब आप मैं 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 का एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? मुझे मिलेगा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1। मिलेगा नहीं मिलेगा? अपॉन में x1 x2 x3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा इस पूरे का मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि नीचे 3 था, तो बेटा ये आ गया 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये तो मेरा क्या हो गया? एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना था बेटा मेरे पास? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। अब बेटा अगर आपको याद हो तो हमने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है? समेशन ऑफ अल्फा। दैट इज अगर मेरे पास 3 रूट x1 x2 x3 हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा? माइनस b बाई ए। दैट इज इधर बेटा मेरे पास b क्या है बेटा? माइनस 3p। क्या याद आया सभी को? तो बेटा मेरे पास समेशन ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा? 3p। होगा नहीं होगा? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था समेशन एक्स वाई। याद है? समेशन एक्स क्या था बेटा? सी बाई ए। सी बाई ए, सी मेरा कितना है? रूट क्यू, ए कितना है? 1। तो बेटा समेशन x1 x2 क्या आ गया? 3q। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा लास्ट में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स कितना था बेटा? प्लस में d/1। तो d कितना है बेटा मेरे पास? 19। माइनस में d/1। याद है ना? अल्टरनेट होता है पहला पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? माइनस में डी, और डी मेरा कितना है? माइनस 19। तो बेटा ये कितना आ गया? 19। क्या क्लियर हुआ? तीनों वैल्यूज को यहाँ डाल दूं तो बेटा मुझे कितना मिल गया? देखो इसकी जगह तो मिल गया 3p/p 3p/3। इधर मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? 3q/3 इंटू 19। काटा पीटी किया तो बेटा मेरा आंसर आ गया p, q/19। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपके पास, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है 4,1 5,-2 3,7 are vertex of a parallelogram, then find the fourth vertex। अब बेटा एक बात सुनिए, एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भैया ये तीनों मेरी थर्ड वर्टेक्स है। ठीक है, अब मुझसे बोला है फोर्थ वर्टेक्स निकालो। तो बेटा फोर्थ वर्टेक्स हो सकता है इधर हो। सर इधर कैसे? तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा? देखो एक पैरेललोग्राम ये बना। ठीक है, हो सकता है वो इधर हो, इधर होगा तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? और हो सकता है वो साइड इधर हो, अगर इधर होगा तो देखो ये वाला पैरेललोग्राम बनेगा। क्या सभी को समझ में नहीं आया? मतलब मेरे पास एक्चुअल में तीन फिगर पॉसिबल हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और बेटा आखिरी में एक ये वाला। क्लियर? तो बेटा मैं इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज को निकालूंगा। सर बट कैसे निकालूं? बेटा जब मैं इस वाले पैरेललोग्राम को बनाऊंगा तो बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 4 + 3 - 5। याद आया? 4 + 3 - 5 कितना आ जाएगा? 2। 1 + 7 -2 कितना आ जाएगा? 10। क्या पॉइंट निकल गया? ठीक है, नहीं तो बेटा आपको इसको मिड पॉइंट से करना पड़ता, पहले इसका मिड पॉइंट निकालते, फिर यहाँ पे लाइन खींचते, फिर इसको मिड पॉइंट डाल के ये पॉइंट निकालते, उसके बाद फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते, इसको मिड पॉइंट मान के इसको निकालते। ठीक है, आपका टाइम कंज्यूम होता। ठीक है ना? ऐसे ही बेटा आप इसको भी निकालोगे। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों का सम माइनस दिस, तो 4 + 5 9, 9 - 3 6। तो देखो ये आ गया 6। ठीक है, 6 कॉमा अगला क्या है? 1 - 2। 1 - 2 कितना हो गया? -1 -1 - 7 कितना हो जाएगा? -8। बेटा ये आ गया -8। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जब मैं इसको निकालूंगा तो ये दोनों अपोजिट होंगे, तो 3 + 5
8 माइनस 4 4, ये आ गया 4। अगला -2 + 7 5 5 - 1 4, ये आ गया 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब बेटा अगली हेडिंग पे चलते हैं। अगले हेडिंग के बेटा इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग। ठीक है, ब्रीफिंग क्या बोलती है? सब कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास हमने ऑलरेडी 11 9 10 में पढ़ी हुई हैं, और बेटा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन को बेटा हम अभी इसी साल में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पहली हम जानते हैं मिड पॉइंट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ए पैराबोला। अगर बेटा मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं मिड पॉइंट को जोड़ूंगा तो बेटा वो क्या मिलेगा? बेटा मुझे पैराबोला मिलेगा। क्या मिलेगा? पैराबोला मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? निकालने का तरीका बेटा मैंने आपसे कहा था पैराबोला निकाल कैसे निकालते हैं कि मैं पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूंगा, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है, मान लो ये x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, अगर बेटा पी क्यू आर एस मेरे मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट ऐसे बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x1 + x4 y2 और बेटा y1 + y4 y2। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x2 + x3 y2 y2 + y3 y2। और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा बेटा x4 + x3 y2 और y3 y4 + y3 y3। थोड़ा सा वो हो रहा है, थोड़ा आप ध्यान इंप्रूव कर लीजिएगा। ये x4 है प्लस y3 और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा y3 + y4। ठीक है, बाई 2 मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। देखो बेटा मेरे इन सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब बेटा मैं जानता हूं कि ये मेरा पी क्यू आर एस पैराबोला कब होगा? जब ओ जो होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो आप खुद सोचेगा कि ये आया मेरे पास x1 + x2, तो यहां से मिला बेटा मुझे इधर से, और इधर से क्या मिलेगा बेटा? x3 + x4 मिलेगा, नहीं मिलेगा? जब मैं दोनों को ऐड करके बाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? x1 x2 + x3 x4 बाई 4 मिल जाएगा, क्योंकि बाई 2 तो ऑलरेडी नीचे है, एक 2 और कर दिया। क्लियर? और बेटा जब आप इधर से निकालोगे तो भी सेम चीज होगी, क्योंकि बेटा यहां से मुझे मिलेगा x1 और x4, बेटा यहां से मुझे मिलेगा x2 और x3। दोनों का सम फिर से कितना मिल गया? x1 x2 x3 x4। जाएगा नहीं जाएगा? इसका मतलब बेटा जो मेरा जीरो है बेटा, इसको बेटा मुझे हर बार दोनों इस लाइन से भी कोऑर्डिनेट्स वही मिलेंगे और इस लाइन से भी बेटा कोऑर्डिनेट वही मिलेंगे। इसका मतलब जो जीरो होगा वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा दोनों डायगोनल्स का। और मैंने कहा था कि अगर डायगोनल्स किसी फिगर के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो बेटा वो फिगर क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। क्या सभी को समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट पे दे रखे हैं। देखो यहाँ पे मैंने इसके मिड पॉइंट भी निकाले हैं। पी आर और क्यू एस के मिड पॉइंट देखो हमारे पास ये आए, दोनों सेम है, और अगर मिड पॉइंट सेम इसका मतलब पी क्यू आर एस मेरा पैरेललोग्राम है। अगली थ्योरम क्या बोलती है बेटा? मीडियन ऑफ ए अगला है बेटा मीडियन ऑफ ए हाइपोटेनियस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। बेटा राइट ट्रायंगल की जो हमारी मीडियन होती है बेटा, राइट ट्रायंगल की जो हमारी क्या होती है? मीडियन होती है बेटा, वो बेटा हाइपोटेनियस क्या होती है? ऑलवेज हाफ होती है। अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं तो देखिए प्रूफ क्या होगा। बेटा देखिए एक बात सोचेगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा राइट ट्रायंगल होता है, अगर मैं उसकी हाइपोटेनस को लेके सर्कल बनाता हूं तो ये एक सर्कल बनेगा नहीं बनेगा जो उसकी तीनों पॉइंट को टच करेगा? और जो हाइपोटेनियस होगी बेटा वो क्या डायगोनल बनेगी नहीं बनेगी? सो डायगोनल कैसे बन जाएगी बेटा? अगर आपको याद होगा तो डायगोनल जो होती है वो सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। उसका मतलब जो हाइपोटेनस होगी बेटा इस सर्कल की डायगोनल की तरह बिहेव करेगी। अगर ऐसे करेगी तो बेटा हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो इस सर्कल का सेंटर होगा। अगर सर्कल का सेंटर होगा तो बेटा ये दोनों बराबर। और बेटा जब मैं सर्कल के सेंटर को उसके अदर पॉइंट से जोड़ता हूं तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो तीनों मेरे बराबर हुए कि नहीं हुए? तो मुझे क्या मिल गया? जो मीडियन थी, ये मेरी मीडियन थी जो उसकी मिड पॉइंट से कनेक्ट हो रही थी। बेटा मीडियन क्या निकल गई? आर। हाइपोटेनियस क्या है? 2r। तो बेटा मेरे पास क्या हुआ? मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस मेरी 2r है और मीडियन बेटा मेरी r निकल गई। ठीक है, अगली थ्योरम क्या बोल रही है?
इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा वो रोम्बस हो जाता है, और अगर रेक्टेंगल की डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा वो मेरा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, डायगोनल्स ऑफ आइसोलेटेड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर ऑलवेज इक्वल। ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, याद है सभी को, मैंने कहा था नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये हमेशा क्या होंगी बेटा, ये हमेशा इक्वल होंगी। ठीक है, तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो डायगोनल्स होती हैं बेटा वो ऑलवेज आपकी बराबर होती हैं। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बेटा देखिए, अगर इसका प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ बड़ा लॉलीपॉप है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये बंधु मेरा कॉमन लाइन है दोनों पे, और बेटा ये दोनों एंगल्स भी मेरे बराबर हैं। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा कि जो ये वाला ट्राइंगल है और जो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या निकल गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये दोनों साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्या सभी को समझ में आया? ठीक है ना, पूरा क्या निकल गया, कॉन्ग्रुएंट निकल गया। अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगा तो मेरा फिगर भी, लाइंस भी क्या होंगी, दोनों इक्वल होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर एनी पैरेललोग्राम 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। बेटा किसी भी पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट साइड्स, अगर ये a तो ये भी a होगा, ये b तो ये भी b होगा। ठीक है, तो बेटा मैं क्या बोलता हूँ, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू d1 मतलब ये और d2 मतलब ये। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इसका प्रूफ बेटा ये आपको दे रखा है, ये आपको खुद देख के आना है, मैं आपको, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर डाउट हो तो आप मुझको पूछ लेना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला ऑफ मीडियन, फॉर्मूला ऑफ मीडियन। बेटा देखिए, अगर मेरे पास L1 L2 L3 आपकी मीडियंस हैं, बेटा देखिए L1 L2 और L3, बेटा ये क्या एक्चुअल में लेंथ ऑफ थ्री डायगोनल्स, थ्री आपकी मीडियंस है, तीनों मीडियंस का जो लेंथ है बेटा वो क्या दे रखी है, L1 L2 L3। तो बेटा मेरे पास ये सीधा फॉर्मूला होता है, कई बार हमारे बेटा एक आज तक शायद एक बार जेई में आया है, अच्छा फॉर्मूला है, देख लीजिए एक बार। फॉर्मूला क्या है बेटा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू 3/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर मीडियन। ठीक है, और मुझे पर्टिकुलर अगर किसी एक मीडियन की लेंथ निकालनी है, पर्टिकुलर किसी एक मीडियन की, तो बेटा मीडियन की लेंथ क्या होती है, AD इज इक्वल टू 1/4 ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सर ये क्या, ये क्या ABAC क्या है बेटा, देखो इस तरह समझना कि ये आपका ट्राइंगल है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, तो D आपका बीच में जाएगा, ये हो गया आपका D। ठीक है, मीडियन की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर की बात नहीं चल रही। फिगर आपका आइडियल बनाए इसलिए आपको मीडियन परपेंडिकुलर सेम लग रही है, मैं फिगर चेंज कर देता हूं। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, तो बेटा फॉर्मूला क्या बोलता है, AD मतलब ये AD इज इक्वल टू ट्वाइस AB स्क्वायर ट्वाइस AB स्क्वायर 1/4 से मल्टीप्लाई, खैर AD इज इक्वल टू 1/4 ट्वाइस AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। क्लियर? फिर से बेटा इसका प्रूफ ये रहा, आपको खुद करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखिए इनके प्रूफ आपके जेई के सिलेबस में नहीं, जो जेई के एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, फिर भी अगर आपको देखना है तो बेटा आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लेंथ ऑफ ए मीडियन ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स की जो बेटा जो मीडियंस होती हैं बेटा वो ऑलवेज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मेरे पास AB और AC अगर मेरी इक्वल हैं, ठीक है ना, तो इन पे पड़ने वाली मीडियन दैट इज CE एंड BD, ये दोनों क्या होंगे बेटा, मेरे इक्वल होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए हाइपोटेनियस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल इज सर्कमसेंटर, एंड पॉइंट ऑफ राइट एंगल इज ऑर्थोसेंटर। देखो बेटा अभी हमने कहा था कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब इसको लेके अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो उसका सेंटर होगा। ठीक है ना, और बेटा जो हाइपोटेनियस का जो राइट एंगल वाला पॉइंट, सॉरी राइट ट्रायंगल के अंदर जो आपका पॉइंट ऑफ राइट ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट ऑफ राइट एंगल होता है मतलब ए ये वाला पॉइंट, ठीक है ना बेटा, ये आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, राइट ट्रायंगल अगर आपका बन रहा है तो दो पॉइंट आपके सीधे ही निकल जाते हैं, एक सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस और एक ऑर्थो सेंटर जो कि खुद राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल OGHI आर लाई ऑन सेम पॉइंट। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर। ठीक है ना,
ये बेटा सभी एक पॉइंट पे ही लाई करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल OGHI आर कोलिनियर। ठीक है, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बेटा उसमें बेटा ये चारों पॉइंट जो होते हैं कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में आते हैं। किस में आते हैं? एक लाइन में। अगर मैं फिगर बनाता हूं, ये आपका फिगर बनेगा, ठीक है, तो बेटा चारों पॉइंट जो होंगे बेटा वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे, इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे। कोलिनियर होने का मतलब ये है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, expect those two triangle HGO are always collinear and G divides the line in ratio 2:1 इन रेशियो 2:1। बेटा ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, कोई भी ट्राइंगल क्यों ना हो, इसमें तो इन दोनों में तो सभी चारों पॉइंट ही कोलिनियर होते हैं। इन दोनों में तो ये चारों पॉइंट ही कोलिनियर होते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर। ठीक है, इन इक्विलेटर आइसोसेलेस में तो चारों कोलिनियर होते हैं, इक्विलेटरल में चारों इक्वल होते हैं। ठीक है, बट अगर कोई मैं रैंडम फिगर ले रहा हूं जो कि ना तो इक्विलेटरल है और ना ही आइसोसेलेस है, तो बेटा उसके अंदर ऑलवेज HGO जो होंगे, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, बेटा ये ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। और बेटा ये इसको 2:1 में काटते हैं। किसमें काटते हैं बेटा? 2:1 में काटते हैं। HGO ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? याद रखिएगा हॉग, कई बार बच्चा उल्टा भी लिख देता है। ठीक है ना, इसको 2 इसको 1 कर दिया, तो ध्यान रखिएगा हॉग। ठीक है चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ 3 points are if 3 points are such that they divide all 3 lines are in same ratio of a triangle, create them will then triangle created by them will have same centroid as the main triangle। बेटा जरा बात समझिएगा कि जो मेरा मेन ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड होगा वही बेटा मेरा ट्राइंगल PQR का भी सेंटर होगा, ये कहना चाह रहा है। अगर PQR को मैं इस तरह लेता हूं कि वो तीनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जैसे ये बोला N/M, ये भी N/M, ये भी N/M, N/M, अगर ऐसा है तीनों सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो बेटा ये जो मेरा ट्रायंगल बनेगा बेटा उसका ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा? इक्वल होगा, सेम रहेगा। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, आई डिवाइड OD, जो आई होता है बेटा आपका इंसेंटर होता है, वो एंगल बाइसेक्टर OD को बेटा डिवाइड करता है इंटरनली। इंटरनली डिवाइड किसमें करता है बेटा? B+C/A में, B+C/A में। ठीक है, और जो I1 होता है बेटा ये तो इंटरनली डिवाइड करता है AD को, I जो होता है वो AD को इंटरनली डिवाइड करता है B+C/A में। ठीक है, और जो I1 होता है बेटा वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है बेटा B+C/A में। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा हमारे पास हेडिंग, बेटा देखिए, इफ ए लाइन AB इज डिवाइडेड बाय पॉइंट P इन रेशियो M/N internally and Q divides the line AB M/N externally, then PQ known as harmonic conjugate। ठीक है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फॉर कॉन्जुगेट ऑफ लाइन A एंड B। AB का जो P एंड Q है बेटा वो A एंड B के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाए जाएंगे। ठीक है, वापस समझा रहा हूं, अगर AB को लाइन P, जो P है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है M/N में, और बेटा जो Q है बेटा वो बेटा इसी लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है M/N में। ठीक है, तो बेटा P और Q लाइन AB के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाए जाएंगे। सर इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है AB, AP, AP का मतलब ये AP, AB और AQ, AP, AB और AQ, बेटा ये तीनों क्या होंगे बेटा? ये बेटा मेरे HP में होंगे। किसमें होंगे? HP में। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था ना, हाँ, तो बेटा ये किसमें होंगे? तीनों HP में। इसका मतलब 1/AP, 1/AB और 1/AQ क्या होंगे बेटा? AP में। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, हाँ। और अगर बेटा ध्यान से देखें तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट का जो रिलेशन है बेटा, आपका जो 19 रिजल्ट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि बेटा ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट को इंडिकेट करता है। मैंने कहा ना कि अगर एक लाइन AB को पॉइंट Q M/N में बांट रहा है और पॉइंट ये इंटरनली बांट रहा है M/N में और ये बेटा एक्सटर्नली बांट रहा है M/N में,
तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे, अभी मैंने समझाया था। और अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इसमें आई और आई डैश बेटा जो दो पॉइंट हैं वो ए बी को इंटरनली और एक्सटर्नली रेशियो में बांट रहे हैं जो कि इक्वल है कि नहीं है? क्या आपको समझ में आया नहीं आया? ये आई है, इसका बी प्लस सी बाई ए है, और ये जो आई है ये तो इंटरनली हो गया, और जो ये वाला आई है ये एक्सटर्नली बांटेगा बी प्लस सी इस टू ए में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब आई और जो आई वन है बेटा वो एडी के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? एडी के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना? हाँ, अब तक जो तेरे रिजल्ट दिखाए में सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला रिजल्ट है। जेई में ऑलरेडी 2 से 3 बार ये वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जामिनर यूज कर चुका है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट एज वेल एज इन सेंटर, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे हमने इसका प्रूफ लिखा है, ये पूरा इसका प्रूफ है, ठीक है? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ दैट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर आर इन एपी एचपी। बेटा देखिए हमने एक ट्रायंगल लिया है एबीसी, कौन सा? एबीसी, ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है ना? बेटा ऐसा ट्रायंगल क्यों ले? इससे कि हम एक्सटर्नल ट्रायंगल प्रॉपर्ली फॉर्म कर सकें, ठीक है? तो बेटा इंटरनली तो ये वाली हो जाएगी एडी, ये वाली लाइन जो जा रही है इंटरनली ये हो गई, और बेटा एक्सटर्नली हम जानते हैं ये पूरा एक्सटर्नल एंगल होगा ये पूरा, तो इसका हाफ क्या हो गया बेटा? ये इसका हाफ हो गया, ठीक है? तो बेटा इसको मैं बोल दे रहा हूँ डी, और इसको बेटा मैं बोल दे रहा हूँ डी डैश। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब बेटा मुझे प्रूफ करना है कि बेटा ये जो होगा ये मेरा क्या होगा ये बेटा पूरा फंक्शन जो होगा बेटा मेरा एचपी में होगा। किसमें होगा? एचपी में होगा, ठीक है? अब बेटा एक बात समझिएगा, मैं सब कुछ लिख भी रखा है, डी डिवाइड बी सी डीसी डी डैश डिवाइड बी सी एक्सटर्नली इन सेम रेशियो एज डी डिवाइड बी सी इंटरनली। ये हमें प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव दैट। क्योंकि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि भैया जिस रेशियो में जो डी है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, उसी रेशियो में डी डैश इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, अगर बेटा हमने ये प्रूफ कर दिया तो आप एक्चुअली प्रूफ कर दोगे कि भैया ये जो बंधु हैं ये दोनों मेरे हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। और अगर ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो बेटा आप ऑटोमेटिकली इसको आप एच में प्रूफ कर दोगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो आपको एचपी में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये प्रूफ कर दीजिए कि भैया मेरे जो ये पॉइंट हैं डी और डी डैश वो लाइन बीसी के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन डीसी इनका रेशियो इज इक्वल टू बीडी डैश अपॉन बीडी डैश बी डी डैश अपॉन में डी डैश सी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मुझे बेटा इक्वली प्रूफ करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा हम जानते हैं बेटा कि जो डी है वो मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है इसका। अगर बेटा ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो बेटा हम जानते हैं इनका रेशियो किसके बराबर होगा? ए सी बाई बी के बराबर होगा, नहीं होगा? बी डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, so BD upon D dash is equal to C upon B, C upon B. Is it clear to all? ठीक है ना? मतलब बेटा इसका रेशियो तो मुझे मिल गया C by B, C by B। अब बेटा मुझे प्रूफ करना है कि इसका रेशियो भी बेटा मेरा C by B आ जाए। क्या आ जाए बेटा? C by B आ जाए, ठीक है? तो बेटा मैंने क्या लिया? मैंने लिया ट्राइंगल A B D। मैंने क्या लिया? ट्राइंगल A B D, D ने D डैश, ये वाला A B D डैश, ठीक है ना? अगर बेटा ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो बेटा हम जानते हैं, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है, देखो एक्चुअल बेटा देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे एक्चुअल में किसी भी तरह करके बी डी, क्या बोल रहा हूं, बी डी और बेटा सी डी, ये वाला सी डी, ये वाला, इन दोनों को बेटा मुझे लिंक करना है किससे? सी और बी से। सी और बी से मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा इसका मतलब मुझे पूरे बंधु को इन दोनों साइड्स को इन दोनों साइड से लिंक करना है। इसका मतलब बेटा अगर ये ट्राइंगल है तो बेटा इस वाली साइड को इस वाली साइड से लिंक करना है, और अगर ये वाला ट्राइंगल है तो बेटा इस वाली साइड को इस वाली साइड से लिंक करना है, ठीक है ना? और फिर सर आपस में लिंक कैसे करूंगा? बेटा अगर आप आपस में लिंक करने की बात करें तो बेटा ये जो थीटा है, क्या ये दोनों एंगल ट्राइंगल में कॉमन है कि नहीं है? इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में भी थीटा मेरा दोनों में कॉमन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसके थ्रू बेटा आप इन दोनों को आपस में लिंक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं पहले बात करता हूं इस ट्राइंगल की, बड़े वाइट ट्राइंगल की, ठीक है ना? तो बेटा बड़े वाइट ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? मेरे पास होता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। होता है कि नहीं होता?
तो बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, c अपॉन साइन थीटा, c अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी डैश इज इक्वल टू c अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी डैश अपॉन साइन बेटा ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल। सर ये वाला एंगल कैसे निकालूं बेटा, तो जरा समझना बेटा। देखो मेरा टोटल एंगल जो था, ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल बेटा, ये एंगल था मेरा ए, क्या एंगल था, ए, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना था बेटा, ये एंगल था पाई माइनस ए, क्या था, पाई माइनस ए। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, क्या था, पाई माइनस ए, ठीक है। अब बेटा मैं बोल रहा हूं कि जो ये लाइन है वो इसकी बाइसेक्टर है, क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये लाइन इसकी बाइसेक्टर है मतलब ये पूरा हाफ हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे एंगल क्या मिल जाएगा, पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल एंगल पाई माइनस ए था, अगर हाफ कर दोगे तो बाई टू हो जाएगा, दैट इज पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। कितना निकला बेटा, इतना एंगल। तो टोटल एंगल कितना हो गया, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए, होगा नहीं होगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस ए, ठीक है। तो बेटा मेरा एक्चुअल एंगल कितना आ गया बेटा, मेरे पास एक्चुअल एंगल आ गया पाई बाई टू प्लस ए बाई टू। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा डी डी डैश इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू, बेटा इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये ए बाई टू लिखा हुआ है, पाई बाई टू अपॉन में ए बाई टू, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा यहां से आपको बी डी डैश और सी का रिलेशन निकल गया, क्या निकल गया, बी डी डैश और सी का रिलेशन निकल गया, पहली बात तो, ठीक है। और बेटा ये कितना होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो, आगे बात करूं तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब बेटा मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, बी बी डी डैश अपॉन में कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, ठीक है। चलिए अब आप बात करते हैं बेटा किसकी, देखो मेरे पास सी और बी डैश का रिलेशन निकल चुका है, किसका, मिटा देता हूं बेटा, पूरा काफी फिगर वैसा हो गया है, का नाम बोर्ड पे कराते हैं तो ये फायदा रहता है कि बोर्ड पे बार बार हम फिगर प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सी और बी डी का रिलेशन निकल चुका है। अब मेरे पास क्या रह गया, बी और सी डी डैश का, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन सा जाएगा, नीचे वाला इस बार, और अगर इस बार नीचे वाला जाएगा तो मैं क्या बोलूंगा, बी अपॉन साइन थीटा, बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी डैश अपॉन साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, क्योंकि इस बार एंगल मेरा कौन सा, सिर्फ ये वाला है, और ये वाला बेटा मेरे पास एंगल पाई बाई टू माइनस ए बाई टू था। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, बी अपॉन साइन थीटा सी सी डैश इज इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू कर दो, ए बाई टू, ठीक है। और बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वापस हो जाएगा बेटा क्या, बी, ये हो जाएगा सी डी डैश अपॉन में कॉस ए बाई टू, होगा नहीं होगा, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। अगर मैं इधर और इधर कॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर मुझे क्या मिलने वाला है, ऊपर बेटा मुझे मिलने वाला है सी अपॉन बी डी डैश इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस ए बाई टू, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। नीचे बेटा मुझे क्या मिलेगा, नीचे ये तो ऊपर मिल गया, ऊपर नीचे मुझे क्या मिलेगा बेटा, नीचे बेटा मुझे मिलेगा बी अपॉन सी डी डैश इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में साइन ए बाई टू, बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉस ए बाई टू। क्या समझ में आया, कॉस ए बाई टू कहां से मिला, यहां से मिला, ठीक है। जरा ध्यान से देखना क्या दोनों इक्वल है कि नहीं है, अगर दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्विट हो जाएंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सी अपॉन बी बी डैश इज इक्वल टू बी अपॉन सी सी डैश। तो बेटा यहां से मेरे पास बी बी डैश अपॉन में सी सी डैश कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया बेटा सी अपॉन डी, बी सी अपॉन बी, आया कि नहीं आया। और सी अपॉन बी बेटा मैंने अभी थोड़े पहले क्या निकाला था, देखो सी अपॉन बी मैंने क्या निकाला था बेटा, सी अपॉन मैं निकालता बी डी अपॉन डी सी, निकाला नहीं निकाला, किसने निकाला बेटा, ये मैं निकाला था बी डी अपॉन डी सी, निकाला था नहीं निकाला था। इसका मतलब ये जो पॉइंट डी डैश और बी है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बेटा, इसका मतलब ये आपका हो गया हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसका मतलब कि जो पॉइंट है आपके, ये दोनों पॉइंट ये सब इसमें होंगे बेटा, एचपी में होंगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट डिवाइडेड द लाइन joining center of two circle externally and internally in ratio of p and q of their radius। नहीं बेटा रेशियो नहीं है,
देखो बोलना क्या चलो वापस समझाता हूँ कि भाई जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जो होती हैं, दो सर्कल्स की अगर मैं कॉमन टेंजेंट निकालूंगा तो बेटा देखो दो तो आपकी इंटरनल कॉमन टेंजेंट निकलती है, ये निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ठीक है। और बेटा दो आपकी एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट निकलेंगी, ये वाली। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जो आपकी बीच वाली होते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और बेटा जो बाहर से निकलती है बेटा उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। हाँ, जॉइनिंग डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू सर्कल एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो बेटा ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो दो पॉइंट है, अगर बेटा मैं दोनों के सेंटर्स की लाइन को जोड़ता हूं तो बेटा ये लाइन इन दोनों पॉइंटों से होके निकलेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जो आपकी लाइन जो दोनों सेंटर्स को जोड़ती है बेटा वो इन दोनों पॉइंटों से होके गुजरेगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा अगर ये इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरेगी तो बेटा हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि जो P और Q है बेटा वो C1 और C2 को बेटा हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। जो P एंड Q हैं वो C1 और C2 के क्या होते हैं? हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, इसका मतलब कि आपका जो रेशियो होगा C2Q अपॉन QC1 किसके बराबर होगा बेटा? ये होगा बेटा C2P अपॉन PC1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये मैंने लिखा C2Q अपॉन C1Q इज इक्वल टू C2P अपॉन C1P। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना। और बेटा ये जो रेशियो होता है ना बेटा, ये बेटा रेशियो हमारे पास हमारी दोनों रेडियस के बराबर होता है, सो R2 अपॉन R1 के बराबर होता है। ठीक है ना। देखो C2Q अपॉन में C1Q अपॉन में C1Q ये वाला, ठीक है। और जब मैं बाहर देखूंगा तो C2P अपॉन में C1P, ठीक है ना। हाँ, और ये किसके बराबर होगा बेटा? ये बेटा हमारे पास R2 अपॉन R1 के बराबर होगा। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डबल इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, ठीक है। एक बार नहीं कई बार प्रीवियस ईयर JES में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। क्योंकि बेटा सर्कल के अंदर दो सर्कल के जो रिलेशन होता है बेटा इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो बेटा उसके अंदर बेटा ये हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बेटा, इस पे डिब्बा काट के इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज C2Q, C2 C1 और C2P क्या होंगे मेरे? HP पे होंगे, जो भी हमने पढ़ा था। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ 3,4 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट 1,2 एंड 4,5। बेटा निकालिए। बेटा क्वेश्चन का मतलब ये है कि भैया मेरे पास जो पॉइंट 1,2 और 4,5 है ना, इसको ये वाला पॉइंट 3,4 और एक पॉइंट बेटा D है, जो C और D बेटा मेरे A B के हार्मोनिक कॉन्जुगेंट है। तो C आपको दे रखा है, D आपको निकालना है, ठीक है। तो बेटा देखिए सबसे पहला काम करना होगा बेटा, आपको रेशियो निकालना होगा, क्योंकि बेटा हमारे पास रिलेशन रेशियो का होता है कि जो रेशियो मेरा AC अपॉन CB का जाएगा वही रेशियो बेटा मेरे पास AD अपॉन DB का जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो पहले तो लैम्डा निकालो। सर लैम्डा कैसे निकालूं? अच्छा चाहे तो रेशियो कैसे निकालूं बेटा? अगर आपको पता हो तो मैंने कहा था कि अगर रेशियो मुझे निकालना होता है तो बेटा मैं रेशियो को λ/1 मानता हूं। क्या मानता हूं? λ/1। तो देखिए लैम्डा इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज 3, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, लैम्डा कितना निकल गया बेटा मेरे पास? 2। इसका मतलब बेटा जो ये बिंदु है ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। किसमें बेटा? 2:1 में। क्लियर? इसका मतलब बेटा जो AD है ना, AD और BD बेटा ये भी बेटा मुझे 2:1 में डिवाइड करेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब AD अपॉन BD भी क्या होगा? 2:1 में डिवाइड करेंगे, वो भी एक्सटर्नली। तो बेटा मेरे पास आंसर कितना आ गया? देखो हम जानते हैं 2 इंटू 4 2 इंटू H प्लस 1 इंटू 2 इंटू H 2 इंटू 4 क्योंकि एक्सटर्नल है ना। 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में 2 प्लस 1 2 माइनस 1, ठीक है। बेटा ये क्या दे देगा मुझे? H दे देगा। मेरे पास H कितना आ गया? 3, ये 7 आ गया, ठीक है। सिमिलर बेटा मेरे में 2 इंटू 5 माइनस में 1 इंटू 2 अपॉन में 2 माइनस 1, बेटा ये मेरा क्या दे देगा? 8 दे देगा। ये मेरा 8 आ गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये आपका क्या हो गया बेटा? रेशियो हो गया, इंटरनल रेशियो और एक्सटर्नल रेशियो, ठीक है ना। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमनली बच्चों को कई बार एक्सटर्नल रेशियो निकालने में दिक्कत भी आती है, फॉर्मूला वो कंफ्यूज हो जाते हैं किसका किससे इनटू होगा। तो बेटा ध्यान रखिए, आप चाहो तो एक्सटर्नल रेशियो को इंटरनल में डिवाइड कर सकते हो,
सर कैसे? अरे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना सर। क्या लगाऊं? वो तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, फिर भी लगा लो भाई। भाई टोटल वैल्यू मुझे दो रहे कि बीडी कितना दे रखा है, एडी कितना दे रखा है 2, और डीसी कितना दे रखा है 1। तो बेटा कॉमन सेंस लगाना, ए बी कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा, होगा नहीं होगा? अगर ऐसा है इसका मतलब मेरे पास ये भाई महोदय क्या है, इसके मिड पॉइंट है, मतलब ए बी इज टू डी बी है ना, वो 1:1 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैंने एडी इज टू डीबी को कन्वर्ट कर दिया ए बी इज टू बीडी में। ठीक है, और ये दोनों क्या है 1:1 है। क्या ये पॉइंट निकल जाएगा? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल मेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, दूसरा बोल रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x को 0 डालो, y2 आ गया, y0 डालो, x2 आ गया, मतलब ये वाली लाइन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा इसका ऑर्थो सेंटर से सर्कमसेंटर निकालना है। तो बेटा सब जानते हैं राइट ट्रायंगल बन रहा है, और मैंने कहा था राइट ट्रायंगल बन रहा है तो बी मेरा खुद क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, और सर्कमसेंटर क्या हो जाएगा इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पॉइंट। सर ये कैसे निकालूं? बेटा x के लिए 2 प्लस 0/2 1, y के लिए 2 प्लस 0/2 1, तो आंसर कितना आ गया 1,1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर सेंटर्ड की बात करूंगा, अच्छा ऑर्थो नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? आपको सर्कम निकालना है, ऑर्थो निकालना है। सर्कम ऑर्थो तो निकल गया। ठीक है, अच्छा सेंटर्ड की बात करूंगा जी, तो बेटा हम जानते हैं तीनों का सम बाई 2, तो 2 प्लस 0/3 2/3, सॉरी 0 प्लस 0/2 2/3, और 2 प्लस 0/0 2/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सेंट्रोइड आ गया बेटा मेरे पास। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे? साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑन वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस के ऊपर हमारी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड है, एंड ओ इज -2,3, ओ इज -2,3, then find vertices of the triangle, area of the triangle, length of the side। बेटा आप एक बात समझिएगा कि एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाह रहा है, पहले ये बात समझिएगा कि भैया मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक साइड आपकी वाई एक्सिस पे है, मतलब जो ये वाली साइड है बेटा मेरी ये वाई एक्सिस है। क्या है ये बेटा? मेरी वाई एक्सिस है। ठीक है, और बेटा जो मेरा ओ है बेटा वो मुझे दे रखा है -3,0। अब बेटा एक बात आपको पता होगी कि अगर मेरे पास जो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता है तो बेटा उसके सारे पॉइंट सेम होते हैं, लाई ऑन सेम पॉइंट। याद है सभी को? नहीं है? सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर सभी क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। मतलब बेटा -2,3 मेरा सर्कम सेंटर भी हो जाएगा, इन सेंटर भी हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। होगा नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा तो बेटा अगर मैं इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूं ये, ठीक है ना, तो ये इसके बी पॉइंट से गुजरेगी नहीं गुजरेगी? क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जो ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड हो गई, परपेंडिकुलर होते एल्टीट्यूड हो गई, ठीक है ना, और मैं जानता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन इक्वल ही होती हैं, तो बेटा ये इस लाइन की मीडियन भी हो गई, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया हमारा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। देखो फिगर में थोड़ा अलग से बना देता हूं आपको। ठीक है, हाँ ये किया और ये किया, ठीक है, हाँ, क्योंकि बेटा मैं जानता हूं कि ये जो लाइन है ये एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही लाइन है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे बेटा? मुझे इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2,3, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा -2,3। अब बेटा कॉमन सेंस लगाना, अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये -2,3 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? 2 होगी नहीं होगी? और ये पॉइंट कितना होगा? ये पॉइंट होगा बेटा मेरे पास 0,3 होगा नहीं होगा? क्योंकि जो ये लाइन है ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इस पूरी लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, और जब ये x एक्सिस y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा सेकंड बात हम समझते हैं। बेटा मैंने कहा था यही आपका सब कुछ है, और यही आपका सब कुछ है, तो बेटा हम जानते हैं कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो बेटा इसको 2:1 में डिवाइड करता है, याद आया?
और अगर 2:1 में डिवाइड करेगा, इसको 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये दूरी मेरी बेटा 2 है, तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 होगी, नहीं होगी, क्योंकि मेरा रेशियो 2:1 रहना चाहिए। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमको सरकम सेंटर दे रखा है, शायद ओ दे रखा है, नहीं हमको, हाँ ओ दे रखा है, ठीक है। तो सर आपने सेंटर्ड की बात कैसे की, तो बेटा मैंने आपसे कहा था इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब सेम है, जो सरकम सेंटर वही सरकम वो सेंट्रॉइड ही होगा, एक ही बात है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा इस पूरी साइड का जो मेजरमेंट है बेटा वो मेरे पास आ गया 6, आया नहीं आया? अगर मैं इसको बोलता हूं ए बी सी और ये डी, तो बेटा मेरे पास क्या आ चुका है, देखो अभी तक मेरे पास क्या आ चुका है बेटा, अभी तक बेटा मेरे पास आ चुका है ए डी इज इक्वल टू 6। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब सर इससे मैं बाकी चीज कैसे निकालूं, क्या इतना क्लियर हुआ, नहीं हुआ? कि सबसे पहले मैंने फिगर को यूज किया, अगर आप फिगर नहीं बना पाओगे तो आपका आंसर ही नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर फिगर पता नहीं होगा तो आपको ये पता नहीं होगा कि ये 2 होगा, और अगर ये पता नहीं होगा तो आपको ये पता नहीं होगा ये 4 होगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अब क्या करें सर, बेटा अगर आपको एल्टीट्यूड पढ़ा होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो आप जानते हैं एल्टीट्यूड कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, देखो √3/2 कितनी होती है बेटा, √3/2 ए होती है, नहीं होती? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मेरा ए कितना आ गया, बेटा यहां से मेरा ए आ गया 12/√3, ठीक है। वापस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वापस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 12/3 इंटू √3, नीचे क्या जाएगा 3 आएगा ना, 3 को 12 से काटोगे तो मुझे ए कितना आ गया बेटा, ए बेटा मेरे पास आ गया 4√3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? मेरे पास ए आ चुका है 4√3, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या दे देगा, 3√3 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 से जब मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब काम की बात, फिगर मेरे पास कहां गया, अब देखो मेरी लेंथ निकल चुकी है क्या, 4√3, ठीक है। अच्छा आगे क्या पूछ रहा है हमसे, देखो हमारे पास क्या वर्टिसेस पूछ रहा है, सर वर्टिसेस कैसे निकालूं, तो बेटा कॉमन सेंस लगाना, इस लाइन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा ना, तो ये तो पक्का 3 ही रहने वाला है, ओनली एक्स चेंज होगा, और सर एक्स भी क्या चेंज होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो टोटल जो दूरी यहां से यहां तक होगी वही मेरा एक्स हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -2 था, तो यहाँ पे कितना आएगा, -6, सॉरी कितना आएगा, -6, ठीक है, क्योंकि ये दूरी कितनी है 4, वो भी नेगेटिव में। सर ये कैसे निकालू, बेटा अभी मैंने निकाला है टोटल लेंथ, बेटा मेरे पास कितनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ बेटा मुझे दे रखी है 4√3, ठीक है, और ये महोदय मेरा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई बेटा मेरे पास 2√3, हुई कि नहीं हुई, और ये दूरी भी कितनी हो गई बेटा 2√3। क्या सभी को समझ में आया, क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट है, और सर अगर ये दूरी मिड पॉइंट है तो देखो हम जानते हैं इसके अलोंग एक्स तो वही रहेगा 0,0, तो वाई कितना आ गया 3 + 2√3। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर गया, और ये कितना जाएगा 0,3 - 2√3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अब बेटा देखो हम क्या निकाल चुके हैं, वर्टिसेस निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ साइड निकाल चुके हैं, एरिया मुझे निकालना है। भाई मैं आलसी आदमी हूँ, एरिया तो मैं निकालना जानता ही नहीं हूँ, आपको मैंने लेंथ दे दिया, एरिया आप निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? एरिया आपको बेटा खुद ही निकालना है। कितना होता है बेटा हमारे पास एरिया और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा मेरे पास 1/4 √3/4 √3/4 जो कि आपको खुद ही निकालना है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आता। ए की वैल्यू भी मुझे मैंने निकाल तो लिया बट मुझे पता नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, खुद निकालना आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखा, देखो क्वेश्चन मैंने लिखा कितना, इतना सा लिखा, बस इतना सा लिखा ना, ये तो मैंने जबरदस्ती लिखा है। बाकी पूरा क्वेश्चन किस में हुआ है बेटा, पूरा क्वेश्चन हमारा फिगर में हुआ है, दिख रहा है। और क्वेश्चन आपका दिख रहा भी होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं है कि भैया आपने एक लाइन में कर दिया होगा, बट रियलिटी में सिर्फ एक लाइन में क्या है, सिर्फ इतना सा वर्ड आपने लिखा है। बाकी पूरा क्वेश्चन बेटा आपका फिगर से बना है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर फिगरिंग इंपॉर्टेंट है कि आप फिगर कितना एक्यूरेट बना पा रहे हो, ठीक है। हाँ क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी कोऑर्डिनेट बी इज 0,0 AB इज इक्वल टू 2, ट्राइंगल ABC इज π/3, मिड पॉइंट ऑफ BC इज 2,3, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ABC। आपको ABC का सेंट्रॉइड निकालना है बेटा। हम सेंट्रॉइड अगर मुझे निकालना है, इसका मतलब बेटा मुझे सारे कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे A और B और C, क्योंकि हम जानते हैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कितना होता है, x1 + x2 + x3/3। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा देखिए
मुझे ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, जो बी पॉइंट है बेटा वो लाई कर रहा है 0,0 पे। आगे क्या बोल रहा है बेटा, ए बी जो है ए बी ठीक है, वो 2 है। आगे क्या बोल रखा है, एंगल ए बी सी, बी मेरा बेटा π/3 है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज 2/3। बेटा सबसे काम की चीज ये कि बीसी का मिड पॉइंट 2/2,0 है। अगर मिड पॉइंट बेटा मेरा 2,0 है, इसका मतलब जो बेटा एसी मेरा बीसी का मिड पॉइंट अगर 2,0 है, ये 0,0 है, इसका मतलब बेटा जो सी पॉइंट भी है वो कहां पे लाई करेगा, सबसे काम की चीज है, कहां पे लाई करेगा बेटा, एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? क्योंकि मेरा मिड पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट बी भी एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब सी भी कहां होगा, एक्स एक्सिस पे। और अगर ये दूरी 2 तो ये दूरी भी कितनी हो गई, 2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ए आपको निकालना पड़ेगा। सर ए कैसे निकालूं बेटा, ये एंगल मुझे दे रखा है, देखो एंगल दे रखा है π/3 और ये आर दे रखा है 2। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कार्टेशियन पढ़ाया था, मैंने एक्स को क्या बोला था, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, दैट इज आर कॉस 60, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दैट इज आर साइन 60। तो बेटा मेरे पास cos 60 कितना होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1, और साइन 60 कितना होता है 2 इंटू √3/2, तो बेटा ये आ गया √3। ठीक है, अगला का आंसर कितना होगा 1, x के लिए 1 + 0 + 4/3, और y के लिए √3 + 0 + 0 अपॉन √3, तो बेटा मेरा आंसर आ गया 5/3, 1/√3। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काम की बात क्या है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट फिगर का है, अगर आपने फिगर बना पाए प्रॉपर्ली तो खेल हो जाएगा। बेटा ध्यान रखिएगा, कभी लाइन टू लाइन पढ़ के फिगर बनाने का अगर दिक्कत आए तो मत निकालिएगा, ठीक है ना। हाँ देखो यहाँ पे अगर आप अगर लाइन टू लाइन फिगर बनाओगे तो फिगर नहीं बनेगा, कि आपने पहले बी पॉइंट ले लिया, फिर ये लाइन खींच दी, फिर एंगल बना दिया, नहीं बनेगा। जब तक आप इस लास्ट पॉइंट पर नहीं जाते कि भैया मेरा जो सी ए सी बी सी है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस पे है, तब तक आपका फिगर प्रॉपर नहीं बन पाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ तो ध्यान रखिएगा, लाइन टू लाइन अगर फिगर नहीं बन रहा, अगर दिक्कत आ रही है, कंफ्यूजन, तो एक बार पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिगर बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ओ एन एच आर 2 0,0 3,4 फाइंड जी। मैं नहीं बता रहा क्यों, 2:1 डिवाइड करता है जी, आपको निकालना है अपने आप निकाल लेना। ठीक है ना। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेटा कितना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इफ टू साइड्स एंड एंगल्स बिटवीन, हाँ अगर बेटा किसी भी ट्राइंगल की, अगर आपको 2 मीटर की फिगर अलग से बना देता हूं, अगर किसी भी साइड ट्राइंगल की बेटा अगर आपको 2 साइडें पता है, मान लो ए और बी आपको पता है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल पता है थीटा, ठीक है, तो बेटा मेरे पास आंसर होता है 1/2 AB sin थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? याद रखेगा एंगल दोनों डिजायर साइड के बीच का ही होना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये थीटा दे दिया तो बेटा मैं इससे आंसर नहीं निकाल सकता। ठीक है, एंगल दोनों साइड्स के बीच का ही होना चाहिए तो ही हमारा आंसर निकलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, फॉर आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बेटा काम की बात कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है बेटा उसमें एरिया क्या होता है बेटा, एरिया बेटा आपके पी स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, पी स्क्वायर के बराबर। और पी क्या होता है बेटा, और सेंटर से दूरी, या फिर मैं बोलूंगा हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस दैट इज AC/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसमें मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होती हैं, ठीक है ना, और एरिया कितना होता है √3/4 A²। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा आपको वर्टिसेस दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, अगर आपको वर्टिसेस दे रखी है बेटा, तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है ना, ये बेटा मेरे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 बेटा मुझे कोऑर्डिनेट वर्टिसेस दे रखे हैं। ठीक है ना, इसको बेटा हम इसकी बजाय इस तरह से भी लिख सकते हैं, सारस फॉर्मूला बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्या होता है बेटा x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज इट इज लिखा, और बेटा जिससे आपने स्टार्ट किया था ना बेटा, आपने उसको एंड में उसी पे क्लोज करना है, ध्यान रखिएगा। पहले जहां से स्टार्ट किया है उसकी क्लोजिंग में वहीं से होगी। और बेटा सारस फॉर्मूला हमारे पास इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि सारस फॉर्मूला बेटा सभी फिगर्स के आपके आंसर दे सकता है। जैसे ये वाला फॉर्मूला आपके कोऑर्डिनेटर का आंसर नहीं देगा, बट सारस दे देगा, क्योंकि सारस में कितने पॉइंट हो जाएंगे बेटा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और कोऑर्डिनेटर में 4 पॉइंट होते हैं, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और फिर वापस में क्लोज करना है तो x1 y1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है ना, ये पेंटागन का भी निकाल देगा, क्यों, x1 y1 x2 y2, ये y2 है ध्यान रखना,
x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 और लास्ट में वापस क्लोज कैसे करोगे, x1 y1 से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहली बात तो हम सर ये जो भी आपका सिंबॉलिक फॉर्म है ये समझ गए। अब सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, कुछ मत करो। ये टाई अंदर टाई की नॉट बनाते जाओ। x1 y2 ये y2 है, x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1, ठीक है। और एक एक चीज खसकते जाओ नीचे, x1 y2 ये y2 है, ये y2 है, मैंने गलत लिखा है ना, x1 y2 माइनस में x2 y3 वो x2 y1, ठीक है। फिर प्लस करो तो देखो पहला वाला हो गया। अब चलो दूसरे पे, जब दूसरे जाओगे तो क्या होगा बेटा, x2 y3 माइनस में x3 y2, तो देखो x2 y3 माइनस में x3 y2, होगा नहीं होगा? अब दूसरा भी होगा। अब किस पे आओगे, अब आओगे तीसरे पे। तीसरा कैसे होगा बेटा, y3 x3 y1 माइनस में x1 y3, x3 y1 माइनस में x1 y3। इज इट क्लियर टू? चलिए बेटा बात करते हैं, अगला क्या बोल रहा है, इफ व्हेन 3 लाइंस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन, अगर बेटा आपको ट्रायंगल की 3 लाइनें गिवन हैं, किसमें, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, y इज इक्वल टू m4x प्लस c3, ठीक है ना। तो बेटा इसको निकालने के बेटा मेरे पास दो तरीके, क्या 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 कि बेटा अगर मुझे ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन हैं, ये और ये तीनों की इक्वेशन गिवन है, तो बेटा सबसे पहले तो L1 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन, L3 की इक्वेशन। तो पहला तरीका L1 L2 को सॉल्व करो, ये पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। मान लो ये A B C, आपका B निकल जाएगा। L2 L3 को सॉल्व करो, C निकल जाएगा। L1 L3 को सॉल्व करो, A निकल जाएगा। आपके ABC निकल गए। ABC के बाद सारस लगा दो, ये रहा सारस आपका भाई साहब, ठीक है। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बट बेटा ये बहुत लेंथी होता है नहीं होता? तो बेटा यहाँ इसके बजाय बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 प्लस C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 और बेटा लास्ट में C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1, ठीक है बेटा। ये हमारा एक फॉर्मूला भी होता है, हम इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला पॉइंट, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। बेटा ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डला हुआ है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, अगर तीनों पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। इफ दे आर नॉट कोलिनियर देन दे आर मेक ट्रायंगल। सिंपल सी बात है भाई। देखो अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट लेता हूं तो क्या संभावना होगी, अगर ये कोलिनियर नहीं है 3 पॉइंट, जैसे ABC कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। बट अगर ये कोलिनियर हो गए तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगी। क्या आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये पॉइंट मेरा गिर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप एक्चुअल में क्या करोगे, इन तीनों पॉइंटों को लेके ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, इन तीनों पॉइंटों को लेके ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। अगर एरिया आपका 0 आया तो कोलिनियर है। आप खुद सोचो ट्रायंगल एरिया कब 0 कब हो सकता है, जब हाइट 0 हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब हाइट क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर ट्रायंगल के एरिया 0 आया तो मेरे क्या होंगे, कोलिनियर है, और अगर ट्रायंगल के एरिया 0 नहीं आया तो नॉन कोलिनियर है, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेटा अभी मैंने तरीका बताया था, सारस भाई साहब को लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारस भाई साहब फिर से, ठीक है। एरिया ऑफ एन साइड पॉलीगॉन, फिर से सारस, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए होल्ड करिएगा बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ a,0 a,b 1,1 इज ए कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपसे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c टाइप का कुछ पूछा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो 2 की बात करूंगा, मान लो 2 की बात कर लेता हूं बेटा, तो एक्चुअल में बेटा ये a प्लस b बाई 2 होता है, बाई ए बी होता है। क्या सभी को समझ में नहीं आया? a प्लस बी अपॉन ए बी होता है अगर मैं 2 को लेता हूं तो, ठीक है। और बेटा अगर मैं 3 को लेता हूं तो बेटा ये मेरे पास होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। ध्यान रखिएगा बेटा, इसका मतलब ये होता है बहुत काम की चीज है, ठीक है। हाँ, अभी आपको शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता पड़ेगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझाते जाऊंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है।
ठीक है ना, ये आपको सोचने में मदद करता है। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे रखा है 1/a + 1/b, ठीक है, इसका मतलब मुझे ही सोचना है कि भाई मैं अगर सॉल्व करूंगा सारस को तो सब कुछ ऊपर आने वाला है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर कैसे लेके जाऊंगा, तो डिनोमिनेटर का मतलब आप कुछ ऐसा काम करोगे कि आपके पास a + b/ab आ जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा, सारस लगा दूंगा। तो क्या ab × 0, ab - 0, ab - 0 × 0 0, प्लस में 0 × 1 - 1 × 0, तो 0 × 1 - 1 × b, दैट इज -b, प्लस में 1 × 0 0, a × 1 -a, होगा नहीं होगा। अब बेटा पूरा नेगेटिव वाला उधर, तो a + b = ab = a + b, बेटा मैंने डिवाइड कर दिया, तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 1/a + 1/b = 1। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इन द फॉर्म ऑफ, बेटा काम की चीज है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन द फॉर्म ऑफ a mod x + b mod y + c = 0, या फिर मैं बोल दूंगा a mod x + b mod y = c, दोनों एक ही बात है, क्योंकि c तो आपका कांस्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। हाँ बेटा ऑलवेज जो एरिया होगा, सीधे बता दे रहा हूँ, ये रहा, एरिया = 2c² / ab होता है। क्या होता है, एरिया = 2c² / ab होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा अगर a और b मेरे दोनों बराबर हो जाएं, अगर a और b मेरे दोनों बराबर हो जाएं, क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, दोनों 1 हो जाएं, दोनों क्या हो जाए, 1 हो जाएं, तो बेटा ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो आंसर कितना जाएगा बेटा, बेटा आंसर आ जाता है बेटा मेरे पास 2c², सीधे क्या आता है बेटा, 2c²। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बात और समझना बेटा कि बेटा ये जो फिगर बनता है ना बेटा मेरे पास, हमेशा मेरे पास बेटा जो ये फिगर बनेगा बेटा, ये जो फिगर बनता है इसका ध्यान रखिएगा बेटा, ये एक्चुअल में बेटा ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रिलेटरल को। सर क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट कैसे कर देता है बेटा, देख एक बार x पॉजिटिव, क्योंकि मॉड का मतलब +- x, जानते हो नहीं जानते, मॉड का मतलब +- x, ठीक है ना। तो एक बार दोनों x और y दोनों पॉजिटिव, ये रहा, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये रहा, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये रहा, और एक बार बेटा दोनों नेगेटिव, ये रहा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा एक्चुअल में कितनी कितनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो एक्चुअली बेटा ये 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। कितनी लाइंस को बेटा, 4 लाइन को। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, और बेटा जब आप इन चारों लाइन को ट्रेस करते हो ना, तो बेटा आपका ये वाला फिगर बनता है, दिख रहा है फिगर आपको, ये रहा फिगर। अब एक बात सोचना कि अगर ये फिगर बन रहा है, ये मेरा c/b, ये मेरा -c/b, ये मेरा c/a, ये मेरा -c/a, बन रहा है नहीं बन रहा? तो बेटा जरा देखना, ये जो होगी ये डायगोनल बनेगी नहीं बनेगी? तो ये आप मुझे बताओ, क्या डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है? देखो इन दोनों का मिड पॉइंट c/b और -c/b का मिड पॉइंट ये हो गया 0,0, और -c/a और c/a का मिड पॉइंट फिर से क्या हो गया 0,0। इसका मतलब पहली बात तो पैरेललोग्राम बन गया ये, ठीक है ना। दूसरा बेटा मेरा एंगल 90, इसका मतलब ये रोम्बस बन गया। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा बहुत काम की बात है बेटा, ये जो होता है वो इक्वेशन ऑफ रोम्बस को इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रोम्बस को। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इक्वेशन ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। और बेटा अगर मेरे पास a और b बराबर हो जाते हैं, अगर मेरे a और b बराबर हो जाते हैं, तो एक बात सोचना कि अगर a और b मेरे बराबर हो गए, मतलब ये भी a हो गया और ये भी a हो गया, तो ये -a/c/a, ये -c/a, ये c/a, ये c/a, तो बेटा क्या मेरी लेंथ सबकी बराबर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, अगर a = b होता है तो बेटा इसका मतलब मेरी लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब मेरे पास रोम्बस क्या बन जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ये आपकी इक्वेशन ऑफ रोम्बस है, इक्वेशन ऑफ रोम्बस, और अगर a और b बराबर हो जाएंगे तो बेटा ये आपका इक्वेशन ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और फॉर्मूला ऑलवेज क्या होगा बेटा, फॉर्मूला बेटा ऑलवेज होगा उसका बेटा 2c² / ab, ठीक है ना। प्रूफ बेटा मैंने यहाँ पे पूरा समझा रखा है, अगर आपको देखना है तो देख भी सकते हो। क्लियर? चलिए यहां तक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको बोला है फाइंड एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेड बाय 3 mod x + 4 mod y = 7। a और b बराबर नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b, इसका मतलब रोम्बस, इसका मतलब रोम्बस, तो ये कितना होगा 2c² / ab, दैट इज 2 × c² मतलब 7, तो 2 × 7² अपॉन में 3 × 4, बेटा मेरा आंसर कितना आ गया 49/3। क्लियर? ये कितना बेटा, mod x + mod y = 3, स्क्वायर बन गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 2c², दैट इज 2 × 3², दैट इज 80। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है ना। अगली बेटा हमारे जो अगली क्लास बेटा हम स्टार्ट करेंगे, तो बेटा अगली हेडिंग हमारे पास बेटा होगी लोकस, ठीक है ना। हम बेटा लोकस से क्या करेंगे, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा बाय टू।